राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और आपकी कंप्यूटर अनुदेशक की, चाहे वो बेसिक की हो चाहे वो सीनियर की हो, उसकी तैयारी एकदम शानदार बेहतरीन चल रही होगी। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स की जो पहले के विद्यार्थियों ने या फिर जिन्होंने पहले पेपर दिया है उन्होंने की, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये वीडियो जो है ये प्योरली एनालिसिस बेस्ड पे है, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आपको कैसे पता कि पुराने जिन बच्चों ने पहले पेपर दिया है उन्होंने क्या गलतियां करी। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई पेपर होता है तो उसके आसपास मीडिया होती है एंड मीडिया हर बच्चे से पूछती है कि उसका पेपर कैसा हुआ, है ना, क्या उसने क्या 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 उसको पेपर देख के क्या लगा एंड कहाँ उसने गलतियाँ की, क्या है। तो ऐसे ही यूट्यूब पे जो वीडियोस थे उन सभी का मैंने एनालिसिस किया एंड मैंने पाया कि 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैक्सिमम बच्चों ने की है, रिपीट की है, और उनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो पेपर अच्छा नहीं करके आए। तो ऐसी मिस्टेक इस बार आप ना करें, आप वो गलती ना दोहराएं या फिर एक छोटी सी गलती आपका जो है ये जो नौकरी है आपके हाथ से न निकाल दे। इस बात के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें मैं आपको ऐसी अगले 10-15 मिनट में ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जिनको आप इग्नोर करेंगे। ये इग्नोर क्या करेंगे, जिनको आप करेंगे ही नहीं, तभी आप पेपर को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती जो मैक्सिमम बच्चों ने की है वो है इग्नोरिंग द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द पेपर। अब इसका क्या मतलब है? अब आप बोलेंगे सिलेबस तो हमने देखा था, सिलेबस हर कोई देखता है, ठीक है, बट यहाँ पे इग्नोरिंग सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द पेपर का मतलब है कि मैंने आपको दोनों वीडियो में, चाहे वो पेपर 1 का एनालिसिस किया हुआ वीडियो हो और पेपर 2 का भी है, मैं दोनों में बताया है कि किन टॉपिक से कहाँ कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने स्पेसिफिकली सब पे जोर देते हुए ये बताया है ना। एंड सिलेबस को इग्नोर करने का मतलब क्या है? कई बच्चे जो हैं वो बिना सिलेबस देखे बस प्रिपरेशन में लग जाते हैं। उन्होंने यूट्यूब पर डाला कंप्यूटर अनुदेशक क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट या वीडियोस, और वो उनके वीडियो देखने लगे। उन्होंने देखा ही नहीं कि सिलेबस में एक्चुअली क्या पूछा गया है और कौन से टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक मीडियम ही इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक जो हैं वो लेस इम्पॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ऑब्वियस सी बात है। जो कम इंपॉर्टेंट है उन पे थोड़ा ध्यान देना है। जो टॉपिक पूछे ही नहीं गए उनको सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है। दिस मीन्स कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दिस मीन्स आपने सिलेबस को ध्यान में नहीं रखा है। सेकेंड चीज जो थी वो पैटर्न से रिलेटेड थी। मैंने आपको बताया कि पेपर 1 में जो है कितने टॉपिक्स ने कितना स्कोर दिया है, पेपर 2 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो अब बच्चों ने जो मैंने देखा कि उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने मतलब ये समझा ही नहीं कि हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। उन्होंने क्या गलती की, जो लो वेटेज के टॉपिक्स थे उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे उनका कम ध्यान गया। इसकी वजह से जब वो सवाल पूछे गए तब वो कंफ्यूज हो गए कि मतलब भाई इसका आंसर क्या होगा, या फिर कई बच्चे जो हैं वो गलती करके आ गए एंड फिर उन्होंने बाद में खुद को कोसा कि हमने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इसीलिए सबसे पहला स्टेप होता है जब भी आप किसी पेपर को डेट के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इसका सिलेबस को आप ध्यान से एक बार पढ़ें। चाहे तो उसके लिए 1 घंटा आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको एनालाइज करें, समझें कि भाई सिलेबस ने एक्चुअली मांगा क्या है। उसके बाद आप पैटर्न को समझें कि पैटर्न ने एक्चुअली में क्या मांगा है ना। ऐसा समझो कि ये सिलेबस है, उसके बाद जो पैटर्न है वो सिलेबस का क्या चीज़ मांग रही है। भाई ऐसा तो नहीं है कि पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं है ना। तो पैटर्न क्या मांग रहा है, फिर उसमें से जो आपके हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं वो कौन से, लो वेटेज वाले टॉपिक्स कौन से हैं, उस पर ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी गलती जो है उन्होंने सबसे बेसिक गलती करी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं।
हम बस लग जाते हैं। हमने देखा कि कंप्यूटर अनुदेशक का भर्ती आई, तुरंत हमने यूट्यूब पर डाला कि उसके वीडियोस निकाला और हम देखने लगे। हमने देखा ही नहीं, एक बार भी नहीं देखा कि एक्चुअली सिलेबस में पूछा क्या गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली गलती की। अगली गलती जो बच्चों ने की है वो है PYQ और मॉक प्रैक्टिस। अब आपको पता है कि PYQ जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि पेपर जो है 1 या 2 बार कराया गया है प्रीवियसली, और उसमें भी 2022 का PYQ है वही सिर्फ मिल रहा है, उसके अलावा नहीं मिल रहा है। तो बच्चे जो है बस इसको एक बार लगा लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हमको सब कुछ आ गया, हमको कोई आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं भाई, PYQ और मॉक ही 2 ऐसी चीज़ हैं जो आपको ये पेपर क्लियर करने में 80 से 90% हेल्प करने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो PYQ बेस्ड ही आता है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, PYQ और मॉक ये आपकी हेल्प करते हैं आपके लूप होल्स ढूंढने में, कि मान लो कि आपको पता चलता है कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में से इस पोर्शन में मेरे जो है क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, बार बार गलत हो रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि भाई ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, इसमें मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। PYQ और मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि आपके इसमें नंबर कितने आ रहे हैं। PYQ मॉक्स आपकी गलतियों को बताते हैं, ठीक है, आपको एनालाइज करवाते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी जो मेहनत है आप कितनी सक्सेसफुल है। ठीक है, जिस मान लो कि जिस टॉपिक्स पे आपके 90 से 95% एक्यूरेसी आ रही है, तो इसका मतलब वो टॉपिक आपका स्ट्रांग है, तो उसको आपको जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है पर ज़्यादा नहीं देना है। जिनकी एक्यूरेसी, जिन टॉपिक्स में आपकी ज़्यादा गलती हो रही है, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये बताते हैं PYQ मॉक्स। दूसरी चीज़ PYQ और मॉक्स क्या हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अब आप बोलेंगे कि टाइम मैनेजमेंट में PYQ का क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आया या फिर मॉडरेट आया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन मान लो कि वो उस टॉपिक से आया जिस टॉपिक को आपने बार बार पढ़ा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब फिरकी ले रहा है, जिसकी वजह से आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे। जब एक क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड दे दिया तो बाकी वाले टाइम का बचा कम, तब आप दूसरे बाकी क्वेश्चंस को एकदम फटाफट निपटाने की सोचेंगे, और वहाँ पे आपकी सिली मिस्टेक्स होने की चांस बढ़ जाती है। तो PYQ क्या करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट करना सिखाते हैं कि भाई अगर ये क्वेश्चन है, आपने एक बार पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि भाई ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इस पर टाइम लगने वाला है, तो आप उसको इग्नोर करेंगे, पहले बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो लास्ट में इसके पास आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी PYQ वगैरह सिखाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैक्सिमम लोगों ने यही गलती करी है। मैक्सिमम लोगों ने सिलेबस को बार बार पढ़ा है, लेकिन PYQ और मॉक दोनों नहीं लगाए। और हुआ क्या, जब वहाँ पेपर देने पहुँचे तो उनको मतलब होश ही नहीं है, क्योंकि भाई तो ऐसा है ना कि एग्जैक्ट जो आप पढ़ के जा रहे हैं एग्जैक्ट वही तो लाइन तो दे नहीं देगा, थोड़ा तो मतलब घुमाएगा फिर आएगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। या फिर उन्होंने क्या किया कि जो स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं, 50 तक पहुँचे, 50वें क्वेश्चन में अटक गए तो उसी पर अटके रह गए। फिर वो आगे, अब फिर जब देखा टाइम बचा, देखा कि यार अब तो 15-20 आधा घंटा बचा है, तब उन्होंने जल्दी करने की कोशिश की, और उसकी वजह से लास्ट में उनके जो है 10 या 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, ये चीज़ भी हो रही है, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये भारी गलतियाँ जो उन्होंने की है। तीसरी जो वेरी इंपॉर्टेंट गलती है वो है ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग नोट्स। ये मतलब थोड़ी अजीब गलती है, पता नहीं मुझे भी ये मतलब थोड़ा जान के हैरानी हुई, पर ये मैंने देखा कि कई वीडियोस में जिन्होंने उन्होंने बताया कि हमने जो कोचिंग में पढ़ा उसमें से क्वेश्चन बने ही नहीं। ठीक है, देखो कोचिंग से पढ़ना अच्छी बात है, कोचिंग आपको सिलेबस कवर करवाती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोचिंग गलत चीज़ है। ओवर रिलायंस का मतलब क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के नोट्स पे ही निर्भर हैं, आप उसके अलावा कुछ देख नहीं रहे, कुछ आप समझ नहीं रहे, सिर्फ आपने कोचिंग में जो कोचिंग में पढ़ा के आया वही आपने पढ़ा, बस सो गए, आपने खुद से कोई मेहनत नहीं करी। तो देखो PYQ और मॉक तो लगाना ज़रूरी है, साथ साथ ये आपको बताएंगे कि भाई कहाँ से हमारी गलती हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। साथ साथ आपको अपना माइंड को ब्रॉड भी रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग के नोट से ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको समझना होगा कि एग्ज़ाम में पूछा क्या गया है।
दूसरी चीज़ जो है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई जो PYQ है या फिर जो अभी का पेपर मान लो, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में आपने बहुत अच्छा किया, पेपर 2 में आपने अच्छा नहीं किया तो आप जो है ओवरऑल पेपर को क्वालिफाई कर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपको पेपर 1 भी निकालना पड़ेगा, पेपर 2 भी निकालना पड़ेगा। उसके अलावा एक स्पेशल क्राइटेरिया और भी है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। वो क्या है कि अगर आपने 10% क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ा, यानी कि आपने 100 में से 10 क्वेश्चन को अगर आपने मार्क नहीं किया, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये स्पेशली मेंशन किया गया है। इसलिए मैंने बोला कि पैटर्न को समझना और सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि 40% जो है क्राइटेरिया है दोनों में UR के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों को आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे और दोनों को अच्छे नंबर से करना पड़ेगा ताकि आप बेहतर कर सकें, ठीक है। तो कोचिंग नोट्स को आपको ध्यान देना है, पर उसके अलावा आपको खुद पे भी भरोसा दिखाना है, खुद को एनालाइज करके देखना है यार कि भाई यार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि ये चीज़ से और क्वेश्चन बन सकते हैं, ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कोचिंग नोट्स नहीं है तो आप थोड़े से और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वीडियो सर्च कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि GK में जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, है ना, जो कान में बाली ऑर्नामेंट्स होते हैं, उन पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसा नहीं है कि कोचिंग नोट्स ने जैसे 5 ऑर्नामेंट्स बता दिया कि कान में ये 5 पहने जाते हैं तो सिर्फ उन्हीं से सवाल बनता है। भाई और भी हो सकते हैं, तो वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंट आपको अपने एनालिसिस में भी दिखाना है, ठीक है। ये गलती हुई है, ये मुझे भी थोड़ी अजीब लगी कि भाई कैसे हो रही है। एक बच्चा जो है वो मतलब कि जब एक कोचिंग ज्वाइन करता है तो वो समझता है कि भाई ये बंदा हमारा पेपर निकाल देगा, पर वो उन पर क्या है, डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। जब आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हो ना तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। जबकि पेपर निकालने के लिए क्या, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कोचिंग नोट्स पे नहीं, बस खुद के एनालिसिस पे, खुद के आप स्टडी करने के तरीके पे, खुद के प्रैक्टिस करने के तरीके पे, खुद के मॉक लगाने के तरीके पे, सब पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी आप पेपर निकाल पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ जो कॉमन मिस्टेक की है बच्चों ने, वो की है गेसिंग, तुक्का मारना, जिसे हम बोलते हैं तुक्का मारना, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना। और सेकंड जो है, एग्ज़ाम स्ट्रेस में जो है वो एंजाइटी फील करना उसकी वजह से। अब मैं थोड़े से आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप समझेंगे सिचुएशन को। जैसे पहले सिचुएशन हम लेते हैं, पहले सिचुएशन लेते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ा, आपने अच्छे से PYQ मॉक लगाया, सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ आपका बेहतरीन, सब कुछ सिलेबस सब कुछ कवर था। लेकिन जैसे मान लो कि आप पेपर देने गए, आज आपका पेपर है, आज आप पेपर देने गए, दोपहर का आपका पेपर है, सुबह गए, ठीक है, आप ऑटो में बैठे, अब मतलब जो भी है ऑटो वाले से लेके आपको बहस हो गई, ठीक है, पैसे को लेके हो गया, किसी चीज़ को हो गया, या फिर घर से निकलने से पहले आपकी पेरेंट्स से बहस हो गई या किसी और से बहस हो गई। अब आप पेपर देखने बैठे, पेपर देने बैठे, तो अब क्या होगा, आप पेपर दे रहे होंगे, लेकिन कई बार क्या होगा, आपके दिमाग में जो है वो थॉट्स आने लगेंगे कि यार ये ऐसा हुआ, ऐसा होता तो सही रहता, घर वालों ने ऐसा क्यों बोला। तो वहाँ पे क्या है, कई बार जो है 5-10 मिनट के लिए माइंड ब्लैंक हो जाता है, और कई बार जो क्वेश्चन आता है वो भी हम गलती कर देते हैं। ये होता है एग्जाम स्ट्रेस। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी सिचुएशन, कई बार क्या है, मॉक में या PYQ में हमारे अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, पर जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो हम फील नहीं कर पाते। जो क्वेश्चन हमने मॉक में आराम से उड़ाया था, आराम से सॉल्व किया था, वो एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं होता। तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। एंजाइटी प्रेशर एग्ज़ाम हॉल में अलग आता है, वो अपने आप ही आता है। अब उसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, या फिर जब आपने मतलब कि मान लो कि क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम जो है कुछ क्वेश्चन करने में लगा दिया, अब आपके पास क्वेश्चन बाकी बच गए और टाइम है कम, तो आप क्या करेंगे, जल्दीबाजी में आप तुक्का मारना स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है आप क्वालिफाई कर भी रहे हों, लेकिन तुक्के मारने की वजह से आपके क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा गलत हो गए, एंड उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई, एंड आपके बहुत से मार्क्स कट हो गए। तो आप जो पेपर इजीली क्वालिफाई कर रहे थे वो इजीली क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होती है, थर्ड चीज़ मैं आपको बताता हूँ। थर्ड चीज़ में, जैसे मान लो कि आप
क्वेश्चन नंबर 12 में है। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 12 को रीड किया, उसके चारों ऑप्शंस को रीड किया। ठीक है, आपको नहीं आया, आप आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन आप जब क्वेश्चन नंबर 12 सोच रहे थे तब आपको लगा कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये मैंने कहीं सुना है। ठीक है, आपको लगा कि मैंने कहीं सुना है ये ऑप्शन, अब मुझे पता नहीं है कि ये सही है कि नहीं है, ये मैंने सुना है। लेकिन क्या होता है, जब आप जैसे कि आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, आपके पास टाइम आया, अब आप देखने आए कि भाई कि कौन से क्वेश्चन जो है मेरे रिमेनिंग है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आए वापस। अब आपका माइंड क्या खेल खेलेगा, जब आप क्वेश्चन नंबर 12 वापस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार थर्ड क्वेश्चन एकदम सही है, ये तो मैंने कहीं ना कहीं पक्का देखा है, जबकि आपने अभी कुछ टाइम पहले ही उसको देखा है। तो आपका माइंड जो है अब इस पर श्योर हो जाएगा और यही चीज़ आप तुक्का लगा देंगे, या फिर सेम चीज़ आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 ऑप्शन लगेगा कि दो ऑप्शन मैंने देखे, ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी मेरे ये दिमाग में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि भाई अभी आप उसको रीड करके गए हैं, तो इसमें आप गलती कर देंगे। तो गेस वर्क जो है वो आपकी मेंटालिटी के साथ खेलता है। ठीक है, ये कुछ सिनेरियोस बताए मैंने जो नॉर्मली होते हैं और जो नंबर आपके जो है लेके जाते हैं आपके हाथ से, जो आपको क्वालिफाई करने से रोकते हैं। ठीक है, जो 5वां पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो मैं एक तरह से ऐसे करूं कि अगर वो 5th स्टेप मैक्सिमम बच्चों ने नहीं फॉलो किया तो उनके 90 से 95% चांस हैं कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 95 नहीं, मैं 98 बोल देता हूँ आपको, ये समझो 98% जो बच्चे हैं अगर वो 5th पॉइंट को नहीं फॉलो करते हैं तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किस्मत अच्छी हुई, लक अच्छा हुआ, उस पर भरोसा मत कीजिए, मैं उसकी बात ही भी नहीं कर रहा। लेकिन 5th पॉइंट जो है वो डेफिनेटली, मतलब कि आप ये समझ लो कि अगर मैंने 30-40 वीडियोस देखे हैं तो मैंने 25-26 में सेम मिस्टेक पाई है, वो वाला मिस्टेक है। तो अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं, जो 5th मिस्टेक की बात करूं, वो है आपकी रिवीजन की, वो भी कंसिस्टेंट। अब कई बच्चे, अब देखो मैं आपको 3-4 सिचुएशन बताता हूँ। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं जो पूरा पढ़ लेते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन रिवीजन 1 या 2 बार करते हैं। ठीक है, कई बच्चे जो हैं वो पूरा का पूरा सिलेबस में ध्यान देते हैं, सिलेबस ही करते रहते हैं, सिलेबस ही करते रहते हैं, सिलेबस ही करते रहते हैं, वो रिवीजन को बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं, कोई रिवीजन नहीं करते, 0% रिवीजन करते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो उनको हमेशा ऐसे फीलिंग आती रहेगी कि भाई मेरा जो अभी भी सिलेबस छूट रहा है, अगर मैं पूरा सिलेबस नहीं करूंगा तो मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो उनका दिमाग जो है वो सिलेबस में ही लगा रहता है, वो ना PYQ लगाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे ही ध्यान देते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब कि एक ही, जैसे किसी सर को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं पे फॉलो कर रहे हैं, बस उनकी थ्योरी देखते जा रहे हैं, ना PYQ लगा रहे हैं खुद से, ना रिवीजन कर रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ा उसका भी रिवीजन नहीं कर रहे। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपने पढ़ा भी है ना वो आपको एग्ज़ाम टाइम में याद ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस ही बहुत होता है। एग्ज़ाम का स्ट्रेस जो है वो अच्छी खासी चीज़ों को भुला देता है, एंड उस चीज़ को कंसिस्टेंट याद रखने के लिए ही रिवीजन काम में आता है। आप जो पढ़ते हैं उसको कई बार रिवाइज करेंगे तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे। मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊं। देखो, जब आप मान लो आपके पास 20 या 30 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, लास्ट टाइम, पहली बात तो एक तो कंसिस्टेंट रिवीजन करना है कि मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसको हर एक हफ्ते में, हर 3 दिन में, 3 डेज में, या फिर 1 डे या वीक में, इन दोनों में रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तब आपको जो है वो जो चीज़ है वो दिमाग में चढ़ेगी, याद रहेगी। उसके अलावा जब आपके पास लास्ट 20 से 30 डेज बचे हैं तब आपका भाई सिलेबस जितना भी हुआ हो, मान लो आपका सिलेबस जो है 70% ही हुआ हो, भाई उसको वहीं रख दो। ये जो 70% आपने पढ़ा है इसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ठीक है, एग्ज़ाम उन्हीं का क्वालिफाई होता है जो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखते हैं एंड रिवीजन को मल्टीपल टाइम्स करते हैं, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, एंड
आप यकीन मानो 100 में से 90 बच्चों का यही मिस्टेक है। वो यही बोलते हैं कि हमने रिवीजन नहीं किया, हमारा सिलेबस हमेशा, हमको यही लगता रहा कि हमारा सिलेबस हमारे टाइम से होगा ही नहीं, जबकि सिलेबस किसी का टाइम से होता ही नहीं है। ये तो मिथ है, ये तो आप वो समझ लो, क्या बोलते हैं, आप उसमें छलावे में फंस जाते हैं कि भाई सिलेबस मुझे कंप्लीट करना, बस सिलेबस कभी पूरा होगा ही नहीं। इसीलिए वो पैटर्न को समझना, इसीलिए सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपने जितना सिलेबस कर लिया, अब 1 महीना जो है, लास्ट 1 महीना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। आपका 200% 500% पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये मेरी तरफ से 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैंने पाई, जो मैंने काफ़ी वीडियोस को एनालाइज करके, है ना, कई कमेंट्स देख के, कई उस पर जहाँ पे मीडिया इंटरव्यू वगैरह हुए हैं, वो उनके कमेंट्स देख के मैंने देखा, कई जगह से मैंने एनालाइज करके ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैंने वही मिस्टेक्स बताई हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं, रिपीटेड मिस्टेक हैं भाई, ये समझ लो आप, जिसकी वजह से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अगर अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप इनमें से कोई एक विद्यार्थी हैं, कोई कैंडिडेट हैं जो इनमें से कोई मिस्टेक कर रहा है, तो भाई सतर्क हो जाओ यार, छोड़ दो ये सब, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल चीज़ है, एक सिली मिस्टेक का भी कॉन्सेप्ट है कि मतलब कि बच्चे जो है अक्सर सिली मिस्टेक कर देते हैं। उसका सिंपल रीज़न ये है कि वो बच्चे जो है क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं। सबसे पहला काम जो ये है, वो क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन में कुछ देखा, आपको लगा कि ये आंसर है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को फिर भी आप पूरा पढ़ो। कई बार क्या है, नॉट का, जैसे जीएस का पेपर है, उसमें नॉट करेक्ट पूछा होता है, लेकिन बच्चे करेक्ट देखते हैं, नॉट ध्यान नहीं देते नॉट पे, और जो उनको लगता है कि ये करेक्ट है उस पर टिक करके आते हैं, जबकि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है। ये सिली मिस्टेक्स हैं। ये वही है कि पीवाईक्यू, जब पीवाईक्यू लगाओगे, मॉक बार बार लगाते रहोगे। देखो, अगर मान लो कि पीवाईक्यू एक ही है हमारे पास, या फिर 2 ही हैं, तो क्या हो गया भाई, हमारी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो आरएसएसबी है, और आरएसएसबी ने ओवर द टाइम मल्टीपल एग्जाम्स कराए हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिक्स का करवाया है ना, अभी एलडीसी का हुआ था, ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, ये कौन सा हुआ था, ये लेवल 1 का, कोई लेवल 1 लेवल 2 के एग्ज़ाम्स हुए थे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए थे। जीएस तो सब में पूछता है ना भाई, तो भाई वो पेपर लगाओ यार, जितने हो सके उतने मॉक लगाओ, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिला होगा। ठीक है, और कोई मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि आप करते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसमें हेल्प करूंगा आपकी कि किस तरह से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, या फिर कोई और क्वेश्चंस हों आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में भर दो यार। अगर आपको जो भी पूछना है पूछो, आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत सिली सी बातें पूछ रहा हूँ मैं, पूछो भाई, मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अगर आपका कि भाई लगे कि बच्चा जो है वो सीरियसली किसी चीज़ को लेकर परेशान है और फिर उसको कहीं जवाब नहीं मिल रहा है, तभी तो भाई वो मेरे पास आया, तभी तो मुझसे पूछ रहा है, तो मैं भाई रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, बस यही बताना था मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।